औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि बेटा आपको पता है, हमने क्लास 10th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ था और जो कि हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम काम करने वाले हैं एक्सरसाइज पे। तो आज का जो लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज पे होगा। इस एक्सरसाइज में हमारा टास्क ये होगा कि हम मल्टीपल चॉइस करेंगे, इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, इस एक्सरसाइज की कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एट द एंड पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के हवाले से भी आपको गाइडलाइन दी जाएंगी। ठीक है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा ए वाला पोर्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो आपने ये करेक्ट आंसर पे टिक करना है। तो 13.1 रीड करते हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड? साउंड को प्रोड्यूस करवाने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? वाइब्रेशन ऑफ मीडियम। मीडियम का वाइब्रेट करना ज़रूरी है, क्योंकि वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बी वाला ऑप्शन बेस्ट है, ये आप क्लिक कर लें। उसके बाद 13.2 है एन इको इज प्रोड्यूस ड्यू टू। इको किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? देखिए, साउंड एक मीडियम से जाती है, दूसरे मीडियम की सरफेस पर रिफ्लेक्ट करती है और फिर वापस बैक आती है। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला है रिफ्लेक्ट करती है, तो इसका मतलब साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो रिफ्लेक्शन से प्रोड्यूस होती है। सॉरी, इको जो प्रोड्यूस होती है वो रिफ्लेक्शन से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे ए में रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है, बी में रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, सी में डायफ्रैक्शन लिखा हुआ है, डी में अब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है। तो बी वाला यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। ओके हो गया। उसके बाद 13.3 है एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जाम्पल क्या है? आपने देखा होगा वाटर पे जो वेव प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, तो इसका मतलब वाटर वेव बी वाला ऑप्शन नहीं है। लाइट वेव ये भी है, ऐसे क्रस्ट और ट्रफ बनाती है, ये भी नहीं है। इसी तरह साउंड वेव होती है, उसके बाद रेडियो वेव ये भी नहीं है, ये भी कभी अप कभी डाउन मूव करती है। जो साउंड वेव होती है ना, उनमें पार्टिकल पैरेलल मूव करते हैं एक दूसरे के। जो साउंड वेव है ना, ये बेस्ट इसकी एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव की। ठीक है, क्योंकि साउंड हमेशा कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। उसके बाद 13.4 है इन विच मीडियम डज साउंड ट्रैवल द फास्टर। ये किस मीडियम में साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है? तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड फास्ट ट्रैवल करता है एज कम्पेयर टू गैसेज, एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू वैक्यूम। 13.5 है व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर डिफरेंट होगा तो स्पीड ऑफ साउंड, दूसरा मीडियम पे भी डिपेंड करती है। अगर मीडियम डिफरेंट होगा तो स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे उसने ना एयर में रेंज पूछी है, तो बी वाला ऑप्शन बेस्ट है। 330 से लेकर 350 मीटर पर सेकंड तक इसके दरमियान रेंज होती है, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ कामयाब ज़्यादा होती है और मीडियम के लिहाज से भी डिफरेंट होती है। तो बी वाला ऑप्शन बेस्ट है। 13.6 है वाई इज अकोस्टिक प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट इन बिल्डिंग डिज़ाइन। बिल्डिंग डिज़ाइन में अकोस्टिक प्रोटेक्शन इसलिए रखा जाता है ताकि आपकी जो आवाज़ है गॉर्बल ना हो, मतलब बार बार रिपीट ना हो। अकोस्टिक प्रोटेक्शन क्या था? हमने पढ़ा था एक ऐसा मेथड, एक ऐसी टेक्निक जिससे हम अनवांटेड साउंड को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स, क्योंकि वो साउंड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, उसी को हम अकोस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। तो बी वाला इसका जो ऑप्शन है वो बेस्ट, टू रिड्यूस द इको एंड इम्प्रूव द साउंड इन क्वालिटी। इससे साउंड में क्लैरिटी प्रोड्यूस होती है और जो इको प्रोड्यूस हो रही है वो कम हो जाती है। उसके बाद 13.7 दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और चलिए रीड करते हैं। फॉर अ नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन के लिए द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव्स लाइक बिटवीन। अब आपको पता है यहाँ पे वर्ड आ गया ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की आप रेंज पिछले लेक्चर में भी पढ़ के आ जाएंगे। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, तो यार अगर 20 किलो नहीं आ रहा, 20,000 हर्ट्ज भी आ रहा है, तो फिर भी आपने 20,000 वाला ऑप्शन है सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला इसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये एक्सरसाइज के चैप्टर 13 के मल्टीपल चॉइस कंप्लीट हुए। आगे हम स्टार्ट करते हैं बेटा इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन।
तो बड़ा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं 13.1 से लेकर 13.5 तक है। तो यहाँ पे मैंने ये नोट्स पे तैयार किए हुए हैं, तो हम नोट्स से रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। जी बेटा, चैप्टर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन हम अब रीड करने, साथ ही आंसर भी लिखे हुए हैं। तो पहले साथ साथ इसका कंसेप्ट लेना ज़रूरी है। अगर आप कंसेप्ट लेंगे तो आपके लिए लर्न करना इजी होंगे। तो 13.1 इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मीडियम इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। मीडियम कैसे स्पीड ऑफ साउंड पे इफेक्ट डालता है। अब देखें, डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होती है। एयर में कुछ और होगी, लिक्विड में कुछ और होगी, लेकिन लिक्विड में एयर की निस्बत स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, और जबकि सॉलिड में इन दोनों के कंपैरिजन ज़्यादा होगी। अब रीज़न क्या है, एयर में पार्टिकल एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं, लिक्विड में सेपरेशन कम होती है, और जबकि सॉलिड में ना होने के बराबर आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब होंगे ना, जिस मटेरियल में, उसमें स्पीड ऑफ साउंड तेज़ी से ट्रैवल करेगा। दूसरा, ये स्पीड ऑफ साउंड जो होती है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। उसी तरह ह्यूमिडिटी, सर्दियों में जैसे कि मॉइस्चर वगैरह आ जाता है और गर्मी में नहीं होता, ठीक है, तो उससे भी स्पीड ऑफ साउंड पे इफेक्ट डलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर पढ़ते हैं, यही बातें लिखी हैं तो आपने गौर से सुनना है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। मीडियम पे डिपेंड करती है। पहली बात क्या दी, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड, स्लोअर इन लिक्विड एंड स्लोएस्ट इन गैसेस। तीनों बातें यहाँ पे होगी। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल आर क्लोजर इन सॉलिड अलोइंग वाइब्रेशन टू ट्रांसफर मोर क्विकली। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर साउंड ट्रेवल अबाउट 15 टाइम फास्टर इन सॉलिड देन इन एयर। और लिक्विड में क्या है, 5 टाइम फास्टर होता है एज कम्पेयर टू एयर। ये भी आप याद रखिएगा। इन एयर फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आल्सो इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ पे आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको हाई होप समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13.2 पे। 13.2 देख रहे हैं आप। डज साउंड वेव शो रिफ्लेक्शन। साउंड वेव जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करती हैं, हाँ जी करती हैं। देखें, हमने पढ़ा था, अगर फॉर एग्जांपल अगर सामने कोई ऑब्स्टेकल पड़ा तो साउंड एक साइड से गुजर के जा रही हैं, इस मीडियम में फॉल करती है और फिर रिफ्लेक्ट बैक के आपको सुनाई देती हैं, जिसे हम इको कहते हैं। तो इसका मतलब साउंड रिफ्लेक्शन का फिनोमेना करते हैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरा भी साउंड अब्जॉर्ब भी होती है, साउंड रिफ्रैक्ट भी होती है, साउंड डायफ्रैक्ट भी होती है। तो ये 4 फिनोमिनल साउंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, यहाँ भी यस क्या देना है, तो पहला आंसर है यस, आपका 1 नंबर बन गया। उसके बाद आगे आपने बताना है साउंड वेव शोज रिफ्लेक्शन करती है। व्हेन साउंड वेव हिट अ सरफेस एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, या इसे इको भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी शाउट नियर अ बिल्डिंग और माउंटेन वी हियर द रिफ्लेक्टेड साउंड आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। अगर आप किसी बिल्डिंग या किसी माउंटेन के सामने ज़ोर से चिल्लाते हैं तो थोड़े ही वक्फे के बाद आपको साउंड दोबारा सुनाई देती है। इसको बेटा हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। इसका मतलब साउंड रिफ्लेक्ट भी होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13.6 और सॉरी 13.3, ठीक है। गर्मी में वीडियो बना रहे हैं तो पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। 13.3 है व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द लाउडनेस ऑफ साउंड। अब ये टॉपिक में भी आपको करवा चुका है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है नंबर 1 एरिया जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। जैसा कि आप छोटा एक ड्रम उसको बीट करें, उसका एरिया कम, उससे आवाज़ कम प्रोड्यूस होगी, मतलब शोर कम होगा, लाउडनेस कम होगी। अगर एक बड़ा एरिया का ड्रम है, एक बड़ा ढोल है, तो उसको आप जब बीट करते हो तो उसका एरिया ज़्यादा है, इसलिए उसकी साउंड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। दूसरा ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। जितनी लाउडनेस ज़्यादा होगी ना उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये 2 वेव हैं। एक वेव ये वाली, एक वेव ये वाली। आपने किसी चीज़ से वाइब्रेट करवाया और उससे ये एक वेव ये प्रोड्यूस हुई है। अब देखें, इसका मीन पोजीशन से फासला कम है, इसका मीन पोजीशन से फासला ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। इस वेव का एम्पलीट्यूड कम है, इस वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, इसकी लाउडनेस कम होगी। तो जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। एरिया हो गया लाउड, उसके बाद एम्पलीट्यूड होगा, और थर्ड पे
जो लाउडनेस ऑफ साउंड है डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। देखें अगर आप स्टेशन या ट्रेन के करीब अगर आपका घर है तो जैसे ही ट्रेन आएगी आपको उसकी वॉइस सुनाई देगी, और एक पर्सन है आपका ये दोस्त है वो उसका उस स्टेशन से घर बहुत दूर है तो उसको साउंड ना होने के बराबर सुनाई देगी। इसका मतलब लाउडनेस का डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा सोर्स वाइब्रेटिंग सोर्स से लाउडनेस उतनी कम होती जाएगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा सोर्स से उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। तो इसका मतलब डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। उसके बाद फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर पे भी डिपेंड करती है, यानी कि कानों की समात पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि एजेड पर्सन होते हैं, आपने समटाइम सुना होगा वो कहते हैं एक दफ़ा और बोल फिर मुझे आवाज़ आपको सुनाई देंगी, ठीक है। तो ये एज के साथ साथ भी आस्ता आस्ता कम होती है। अब इसका आंसर पढ़ते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 फैक्टर। नंबर 1 एम्पलीट्यूड, नंबर 2 एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग, नंबर 3 distance from the vibrating, ये distance from the vibrating। अब amplitude क्या, greater the amplitude of vibration produce a louder sound। After area of vibrating body, a larger vibrating surface area produce a louder sound। Distance from the source, loudness decrease as the distance from the vibrating source increase, जैसे जैसे आप distance बढ़ाते हैं। उसके बाद next 13.4 है शॉर्ट क्वेश्चन, why do we hear an echo when we clap near a building। ज़ाहिर है जो साउंड है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना करती है, और जब आप किसी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर आप जोर से चिल्लाते हो या क्लैप करते हो तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, और साउंड वो जाके उस माउंटेन की सरफेस से हिट करती है, यानी कि दूसरे मीडियम की सरफेस से हिट करती है और फॉल बैक फिर वापस उसी मीडियम में आती है और फिर आप सुन लेते हैं। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं, या इसे हम इको भी कहते हैं, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम 17 मीटर होना चाहिए वो सोर्स जहाँ से आप साउंड प्रोड्यूस करवाए, जहाँ पर खड़े हो आप, और उस आवाज़ से या उस बिल्डिंग से या उस माउंटेन से 17 मीटर का डिस्टेंस होना, तब आप अच्छी और क्लियर इको सुन सकते हैं। और आपको पता है हमारा जो माइंड है 0.1 सेकंड के लिए साउंड को सुनता है, बिजी रहता है, और फिर 0.1 सेकंड के बाद फिर नई साउंड को सुनने के लिए रेडी होता है। ये भी बात याद रखिएगा। अब ये बढ़ते हैं, यही बातें सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। वो हेड एन इको बिकॉज द साउंड वेव फ्रॉम द क्लैप ट्रेवल to the building, reflect off from its hard surface and travel back to our ears from a distance equal to to be heard. The reflecting surface must be at least 17 meter away, so that the reflected sound reaches our ear in a 0.1 second after the ओरिजिनल साउंड, ठीक है। तो 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, और हमारा जो दिमाग है वो 0.1 सेकंड के लिए बिजी रहता है और फिर नई साउंड सुनने के लिए रेडी होता है। तो मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए फॉर हियरिंग अ क्लियर इको इज 17 मीटर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 13.5, और ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड क्या, हाउ इज इट यूज इन मेडिसिन? अब देखें ये लेक्चर भी आपको ऐसी साउंड लेक्चर में बताया था, ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और मेडिकल फील्ड में यूज इसका यहाँ से रेंज करते हैं। पहले भी आपको लेक्चर में बता चुके हैं। साउंड वेव विद हायर फ्रीक्वेंसी देन 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल फॉर अ ह्यूमन हेयर इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। इसे अल्ट्रासोनिक भी कहते हैं। इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासाउंड यूज टू डायग्नोज द इमेज। अल्ट्रासाउंड निकलती हैं और फिर उस जो भी बॉडी नीचे पड़ी है उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसके ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस फिर ट्रांसमीटर में जाती है, और फिर वहाँ पे ट्रांसमीटर से फिर वो स्क्रीन के साथ उसे अटैच करते हैं, और डॉक्टर इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी एग्जामाइन करते हैं, जैसा कि किडनी वगैरह है, हार्ट वगैरह है, ठीक है, या कोई रसोली वगैरह है तो, या ब्रेन ट्यूमर है, उसको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड का मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू डायग्नोज एंड इमेज अल्ट्रासाउंड वेव आर सेंट इनटू द बॉडी एंड देयर रिफ्लेक्शन फ्रॉम, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, a reflection from the different tissues and organs are captured to the create an image on the screen. The observe a fetus during a pregnancy भी आप चेक कर सकते हैं, and examine organ like a heart, liver and kidneys, ये भी आप ऑर्गन चेक कर सकते हैं, इनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं। दिस प्रोसेस और ये जो सारा प्रोसीजर चल रहा है इसको बेटा अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। ये पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको। तो यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं
कंसंट्रेटेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेटेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन को। तो 13.1 पहला क्वेश्चन है, इसे रीड करते हैं। व्हाई डज अ ट्यूनिंग फोर्क प्लेस्ड ऑन अ वुडन टेबल प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड देन हेल्ड इन द एयर? व्हाई डज दिस टेल अस अबाउट द रोल ऑफ सरफेस एरिया साउंड प्रोपागेशन? अब इसका मतलब क्या है? वो कहता है अगर आप एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को टेबल पे रखते हो तो उससे लाउडर साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पे जो उसके ऊपर एयर पार्टिकल्स होते हैं वो वही बेसिकली बायस बनते हैं साउंड को ट्रैवल करवाने के लिए। तो वहाँ पर लाउडर साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो एक सॉलिड मीडियम है। आपको पता है सॉलिड मीडियम में जो साउंड है वो फास्ट ट्रैवल करता है। अगर वो कहता है उसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को अगर आप ऐसे एयर में पकड़े रखें, एयर में हैंग करें, तो उसके जो प्रोंग जब वाइब्रेट करेंगे ना तो उससे फिर जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो कम होगा। ऐसा क्यों होता है? तो रीज़न मैंने बता दिया आपको। एक तो एयर है, वहाँ पे आपको पता है वैसे ही स्पीड ऑफ साउंड कम होती है, और जबकि वो हार्डर मटेरियल जो बेंच है जब वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को उस पर रखेंगे तो एरिया भी ज़्यादा मिलने से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी। वो समझ आ गई होगी क्वेश्चन की। ठीक है, दोबारा वीडियो को बैक कीजिएगा और फिर इसको समझिएगा। आंसर पढ़ते हैं इसका। अ ट्यूनिंग फोर्क ऑन अ वुडन टेबल प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड ड्यू टू द लार्जर वाइब्रेटिंग एरिया। यहाँ पे एरिया की बात कर दी। व्हेन द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज हेल्ड इन एयर, और जब एयर में लेके जाते हैं ओनली इट्स प्रोंग वाइब्रेट, और उसके प्रोंग वाइब्रेट करते हैं विच हैज स्मॉल सरफेस एरिया, जिससे उनको स्मॉल सरफेस एरिया मिलता है। मतलब एयर के चंद एक पार्टिकल हिट कर पाते हैं उसकी सरफेस से, लेकिन यहाँ पे पूरा वो ऐसे बेंच पे रखा हुआ है तो पूरे उसकी बॉडी उसके साथ अटैच है, तो वाइब्रेटिंग एरिया उस सॉलिड सरफेस के साथ ज़्यादा कॉन्टेक्ट में, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। When tuning fork is placed on a table, the vibrations are transferred to the large surface area of the table. The table then vibrate and force much larger volume of air vibrate, और जहाँ वो टेबल की सरफेस पे जो एयर है वो ज़्यादा वॉल्यूम में वाइब्रेट होती है, रिजल्टिंग इन दी लाउडर साउंड, जिससे लाउडर साउंड प्रोड्यूस होता है। दिस डिमॉन्स्ट्रेट दैट अ लार्ज वाइब्रेटिंग सरफेस एरिया इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ साउंड, जिससे लाउडनेस ऑफ साउंड इस टेबल की सरफेस पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी एज कम्पेयर टू इन एयर। 13.2 है, साउंड नीड्स a medium to travel. How does the bell jar experiment above this requirement? What happened when air is removed and why? अब देखिए बेल जार में क्या होता है, आपको ये टॉपिक भी करवाया था। बेल जार में एक जार होता है और उसके बाद बेल होती है उसके अंदर है, उसके ऊपर इंसुलेटर का लिड होता है और एक साइड पे पावर सप्लाई। जैसे ही आप बेल को ऑन करते हो तो इसके अंदर इसके अंदर बेल लगी हुई है, उसके ऊपर ये एक कॉर्क है, उसके बाद ये वैक्यूम पंप है। जैसे इसके अंदर एयर हम पुट करेंगे तो ये बेल अंदर रिंगिंग कर रही है, पावर सप्लाई इसकी ऑन है। तो जैसे ही ऑन करेंगे इसके अंदर अब एयर मौजूद है तो आपको बाहर इसकी साउंड सुनाई देगी, क्योंकि एयर क्या है यहाँ पर मीडियम के तौर पे एक्ट कर रही है। और जैसे यहाँ से ऐसा आप एयर को निकालते जाओगे, एयर कम होती जा रही है और आपको फिर जैसे जैसे एयर कम होगी वैसे वैसे मीडियम का इफेक्ट कम होता जा रहा है, तो आपको फिर ऐसा साउंड भी कम सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी। और एक वक्त आएगा जहाँ से एयर सारी खत्म कर दिया आपने, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको बेल रिंगिंग में दिखाई देगी लेकिन उसका साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन जैसे इसका रिवर्स करते हो, आप साउंड इसमें एंटर करते हो तो आस्ता एयर इसमें एंटर करते हो तो एयर आस्ता आस्ता इंक्रीज हो रही, एयर के इंक्रीज होने की वजह से फिर इसका मतलब मीडियम का इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है और बेल तो ऑलरेडी रिंगिंग में है, तो इससे फिर आस्ता आस्ता साउंड फिर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये था बेल जार वाला क्वेश्चन। यहाँ से आप इसका आंसर रीड करते हैं। The bell jar experiment proves that the sound required a medium. Sound को हमेशा medium चाहिए, like air, यहाँ पे air had to travel. In the experiment, an electric bell is inside a sealed bell jar. When the jar is full of air, the sound is heard clearly. जब air होती है तो आप अच्छे से सुन पा रहे हो sound को. As the air is pumped out using a vacuum pump, the sound becomes fainter and eventually inaudible. और एक वक्त तक आस्ता आस्ता खत्म हो जाती है। वही बात कर रहे हैं, even though the bell is still seen vibrating. This happen because sound wave cannot be travel through the vacuum. और आस्ता आस्ता जब वैक्यूम क्रिएट होगा फिर आपको बेल रिंगिंग में दिखाई देगी, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। This happens because the sound wave cannot travel through the vacuum when air is reintroduced, यानी कि
रेन प्रोड्यूस्ड, जब दोबारा एंटर की जाती है साउंड बिकम ऑडिबल अगेन कन्फर्मिंग द एयर मीडियम, अब मीडियम मिल जाता है, इज नेसेसरी फॉर साउंड प्रोपागेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.3। A person heard his echo when shouting near a tall building. Why must building be at least 17 meter away from echo to be heard? अब ये यहाँ पे बुक्स पे आते हैं, वहाँ पे आपको कंसेप्ट देते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये एक पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके पास एक ये बिल्डिंग है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कहता है डिस्टेंस 17 मीटर है, ठीक है। तो क्लियर इको सुनने के लिए जो साउंड है वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है, तो डिस्टेंस उसने दे दिया। तो हमारा जो माइंड है वो 0.1 सेकंड के लिए क्या होता है, बिजी होता है, फिर नई साउंड सुनता है। अब साउंड यहाँ से जाएगी, इस मीडियम पे रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, इससे इको प्रोड्यूस होगी और फिर आपको वहाँ पे साउंड बार बार सुनाई देगी। इसका मतलब 17 मीटर पे आपको अच्छी इको सुनाई दी, तो ये हम डिस्टेंस नोट करेंगे और उसके बाद 0.1 सेकंड का टाइम है, ठीक है। अब साउंड ने कितना ट्रैवल किया, 17 मीटर जाने का और 17 मीटर वापस आने का, इसका मतलब टोटल 24 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। 24 मीटर को हम ये फार्मूला यूज करते हुए S = V क्रॉस T, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड ईयर में आपको पता है, ठीक है, 343 होती है, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट, वो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये टाइम पुट करेंगे और टाइम पुट करने के बाद हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिस्टेंस की वैल्यू 34 सेंटीमीटर है और टाइम आपको दिया, इसके ऊपर इसके नीचे डिवाइड करें तो आप स्पीड ऑफ साउंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके हो गया। अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो वो कहता है इतना डिस्टेंस क्यों रखा जाता है, अभी देख लेते हैं। टू हेयर एन इको डिस्टेंस इको द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्डिंग मस्ट बी एट लीस्ट 17 मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स से इतना दूर होना चाहिए। द ह्यूमन ब्रेन रिटेन साउंड फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। So reflected sound must reach after this duration given the speed of sound is approximately, speed of sound हमें दी 340 मीटर पर सेकंड है। साउंड ट्रैवल कितना ट्रैवल करती है 70 मीटर जाने का, 70 मीटर आने का 34, और टाइम हमारे पास 0.1 सेकंड। सिंस एन इको इन्वॉल्व आ साउंडिंग ट्रैवल टू द वॉल एंड बैक द मिनिमम वन वे डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर अ हाफ ऑफ 30, इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आप से और जो बिल्डिंग तक का जो डिस्टेंस होगा वो 17 मीटर इसलिए रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ऑप्शन समझ आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं 13.4 पे। वाई डू वॉइसेज ऑफ मैन sound deeper than those of women or children even when they are speaking at a same intensity? Explain using the relationship between the frequency and pitch. अब देखें जो मेंस होते हैं उनकी वॉइस भारी होती है, आवाज़ भारी होती है, इसलिए उनकी जो पिच होती है ना वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। और उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि मैन की आवाज़ भारी है, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, इसलिए उनकी पिच क्या होती है, लो होती है, ठीक है। और जो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, इसलिए मेंस की पिच भी क्या होती है, कम होती है। इसी तरह जो लेडीज़ हैं और चिल्ड्रन हैं उनकी आवाज़ बारीक होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इसलिए उनकी पिच हाई होती है और आपको वो साउंड तकलीफदा भी लगती है समटाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर पढ़ते हैं। मेंस वॉइसेज आर साउंड डीपर देन वुमेन आर चिल्ड्रन बिकॉज दे हैव लो पिच, क्योंकि इनकी क्या होती है, लो पिच होती है। पिच इज कैरेक्टरिस्टिकल साउंड डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी एट हायर फ्रीक्वेंसी रिजल्ट इन द हायर पिच एंड लोअर फ्रीक्वेंसी रिजल्ट इन द लोअर पिच, ठीक है। मेंटल वोकल कॉर्ड वाइब्रेट टू अ लोअर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसिंग अ लोअर पिच डीपर साउंड, और उसके बाद वुमेन आर चिल्ड्रन आर वोकल कॉर्ड दैट वाइब्रेट हायर फ्रीक्वेंसी एंड प्रोड्यूसिंग अ हायर पिच श्रिल साउंड, यानी कि श्रिल मतलब बारीक, ठीक है, और ग्रेव होती है भारी, और मेंस की आवाज़ ग्रेव होती है और लेडीज एंड चिल्ड्रन की जो साउंड होती है वो श्रिल होती है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं 13.5 पे। इन व्हाट वे डू सॉफ्ट मटेरियल लाइक कारपेट आर कर्टन्स इंप्रूव द अकॉस्टिक ऑफ रूम, हाउ डू दे इफेक्ट इको एंड साउंड इन क्वालिटी। अब देखें अकॉस्टिक प्रोडक्शन एक ऐसी टेक्निक से जिससे हम अनवांटेड साउंड को ख़त्म करते हैं, इसलिए हम अपने रूम में क्या करते हैं, कर्टन का इस्तेमाल करते हैं, बेड शीट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे सॉफ्ट मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल साउंड को क्या करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं और बार बार वो आपको वॉइस सुनाई नहीं देती, इस तरह आवाज़ में क्लैरिटी आती है। जबकि हार्ड मटेरियल हो, जिस रूम में कोई कर्टन वगैरह ना हो, कोई बेडशीट्स वगैरह ना हो, तो वहाँ पे वो हार्ड सरफेस से बार बार साउंड रिफ्लेक्ट होती है और आपको बार बार आवाज़ें सुनाई दी, इस तरह आवाज़ में क्लैरिटी नहीं होती, ठीक है।
तो हमने देखा सॉफ्ट मटेरियल लाइक कारपेट कर्टन इंप्रूव द रूम्स अकॉस्टिक बाय ऑब्जर्विंग साउंड वेव्स हार्ड स्मूथ सर्फेसेज लाइक अ bare wall and floor that reflect sound waves strongly causing multiple reflection reverberation and और जो multiple reflection हो रही है तो इसको reverberation भी कहते हैं and echo that distort sound and make it unclear। और इससे फिर क्या होती है, साउंड क्या होती है अनक्लियर। आप साउंड का आपकी छत के साथ रिफ्लेक्ट होना, आपकी वॉल के साथ रिफ्लेक्ट होना और फ्लोर की सरफेस के साथ रिफ्लेक्ट होना, उससे फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है और साउंड गायबल हो जाती है। इसी को हम रिवर्बरेशन कहते हैं, ठीक है। और आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती साउंड में, तो इसलिए हम क्या करते हैं सॉफ्ट मटेरियल का यूज करते हैं। सॉफ्ट पोरस मटेरियल अब्जॉर्ब दी साउंड वेव्स इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग दम, उनको रिफ्लेक्ट नहीं होने देते। दिस रिड्यूस अनवांटेड इकोज एंड रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन को काम करता है, इको को काम करता है और आपको अच्छे से साउंड सुनाई देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 13.6 है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा या शायद आगे भी होगा, पढ़ते हैं ये। व्हेन अ पर्सन क्लैप्स नियर अ कैनन एंड हियर, कैनन होता है एक पानी का, ये पानी की ये झील जा रही है, इधर भी कोई पहाड़ है और इधर भी कोई पहाड़ है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन अच्छी प्रोड्यूस हो सकती है, इको अच्छी प्रोड्यूस होती है, तो कैनन उसे कहते हैं। यानी कि दो पहाड़ों के दरमियान जो वादी होती है, जो कैनाल होती है, उसको हम कैनन कहते हैं। हियर एन इको आफ्टर अ फ्यू सेकंड हाउ कैन दे कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द कैनन, व्हाट प्रिंसिपल इज यूज्ड टू मेथड। वही बात कह रहा है कि हम किस प्रिंसिपल के तहत। पहली बात वो कहता है कि पर्सन क्लैप करता है उन कैनन के बिटवीन, ठीक है, और फिर इको सुनता है। हाउ कैन कैलकुलेट डिस्टेंस, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा प्रिंसिपल। अब देखिए स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है, स्पीड ऑफ हैंड, टाइम आपको पता है 0.1 सेकंड के लिए आपका माइंड बिजी रहेगा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक साइड का अगर कैलकुलेट, क्योंकि साउंड गया है वापस भी आया है, तो ये डबल डिस्टेंस हो जाएगा। 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक साइड का आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, और जहाँ से आप बोल रहे हैं और जहाँ से आपका साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। द डिस्टेंस टू द कैनन एंड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग स्पीड ऑफ साउंड एंड टेकन टाइम फॉर द इको टू रिटर्न डी इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। इको मेथड्स यूजेस रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल मेजर टाइम फॉर साउंड टू ट्रैवल द कैनन एंड बैक टू द स्पीड वी डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 वे डिस्टेंस। और एक साइड का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप स्पीड ले सकते हैं 340 मीटर पर सेकंड, टाइम आपके पास 0.1 सेकंड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 34 आएगा, 34 मीटर आ गया। अब इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको एक साइड का डिस्टेंस 17 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। रफली आपको बस उसने मेथड पूछा है आप कैसे एक साइड का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ले जी आगे नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, वो आपको बुक से ही मार्क करवाएंगे। तो बढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की जाए। नेक्स्ट बेटा आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, तो इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आपको मिल जाएगा रीड कर लीजिएगा आप, पेज नंबर 50 पे मिल जाए मुकम्मल एक पेज। दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आपको पेज 50 पे मिलेगा, दोनों के आंसर सेम है। उसके बाद तीसरा वाला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आपको मिलेगा 51 पेज पे, 52 पे और 53 पे, ठीक है। और उसके बाद ये 4 वाला है 53 पे और 54 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। और ये जो 5 वाला 53 से लेके 56 पेज तक आपने मुकम्मल करना है। उसके बाद 6 वाला 56 से लेके 57 पेज तक आपने मुकम्मल ये टॉपिक तैयार करना है। तो यहाँ पे आज आपकी एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये चारों पार्ट आपके कंप्लीट हुए। अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़।